टेक नीति के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रंजना। एआई ने इस साल चुनावों में बड़ी भूमिका निभाई। एआई को हम चुनावों में हर जगह देख सकते हैं। पार्टियों और नेताओं से लेकर सरकार और इलेक्शन कमीशन तक सभी ने एआई का इस्तेमाल किया। एनालिसिस से लेकर वोटर्स तक पहुंचने के लिए एआई दुनिया भर में इलेक्शंस और कैंपेन्स को बदल रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एआई का इस्तेमाल हो रहा है और कैसे एआई चुनावी प्रक्रिया को और भी सरल और सुरक्षित बना रहा है। दुनिया भर में चुनावों में एआई का उपयोग किया गया है ताकि चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाया जा सके। उदाहरण के लिए 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान Logically.ai, एक ब्रिटिश सोशल एंटरप्राइज, ने एक फेक न्यूज से लड़ने और रियल टाइम फैक्ट चेकिंग की सर्विसेज दी, जिसके लिए उन्होंने एआई का उपयोग किया। बहसों को लाइव फैक्ट चेकिंग टाइमलाइन के साथ स्ट्रीम किया, जिससे दर्शकों को सत्य और असत्य के बीच अंतर करने में मदद मिली। मेक्सिको में इसी साल राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार गाल्वेज ने एक बहस के दौरान अपनी विपक्षी नेता क्लॉडिया शिनबाम के प्रश्नों का अनुमान लगाने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। इस एआई टूल ने गाल्वेज को बहस के दौरान संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं ये जानने में मदद की, जो शिनबाम पूछ सकती थी। भारत में भी लोकसभा चुनावों में एआई का अलग अलग तरीके से उपयोग देखा गया। मृत नेताओं को पुनर्जीवित करने से लेकर व्यक्तिगत मैसेजेस तक, और प्रचार का एजेंडा और रणनीतियां बनाने से लेकर डीफेक ऑडियो विजुअल्स तक। भारत के चुनावों में एआई ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कई पार्टियों ने अपने पार्टी के दिवंगत नेताओं को डीफेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुनर्जीवित किया, जैसे कि एआईएडीएमके ने अपनी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को और डीएमके ने अपने नेता करुणानिधि को। भारत के अलावा इंडोनेशिया में भी इसी तरह का एआई का उपयोग देखा गया, जहां इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो का डीफेक वीडियो बनाया गया, जिसे करीब 50 लाख लोगों ने देखा। इसके माध्यम से वो वोटर्स तक भावनात्मक अपील करना चाहते थे, पर यह कह पाना काफी मुश्किल है कि असल में इसका कितना प्रभाव पड़ा। सीपीआईएम ने एआई एंकर समता और टीडीपी ने एआई एंकर वैभवी का सहारा वोटर्स तक पहुंचने के लिए और उन्हें जानकारी देने के लिए किया। साथ ही इंडोनेशिया में जेनजी वोटर्स को लुभाने के लिए जनरल प्रबोवो सुबियांतो, जो एक पूर्व विशेष बलों के कमांडर और वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जनरेटिव एआई उपयोग किया और अपना अवतार बनाया, जो कि गिमॉय, एक प्यारा और गुदगुदा वाला व्यक्तित्व बनाया, जिससे वो युवा वोटर्स का समर्थन आकर्षित करना चाहते थे। उन्होंने यह वोटर्स के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए किया। अगर बात करें बेलारूस की, बेलारूस के शासन के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाते हुए विपक्ष के अभियान प्रबंधक स्वेतलाना ने पूरी तरह से एआई जनरेटेड संसदीय उम्मीदवार यास गास्पदार को प्रस्तुत किया। यास गास्पदार, जिसे ओपन एआई के चैट जीपीटी का उपयोग करके विकसित किया गया था, यह एक मात्र ईमानदार उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप के बीच विपक्ष की आवाज उठाना था। इस तकनीक ने एक वर्चुअल उम्मीदवार के विकास को सक्षम किया, जो बेलारूस के सेंसरशिप वातावरण में स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम था। इसका उद्देश्य वोटर्स को सशक्त बनाना, सवाल उठाना और उनके साथ बातचीत में शामिल होना था। एक और बहुत दिलचस्प उपयोग सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप भाषिणी का उपयोग कर अपने भाषण का रियल टाइम में अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया, जैसे कि कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी और पंजाबी, ताकि वो हिंदी ना बोलने वाले क्षेत्रों के लोगों के सामने भी सीधे अपनी बात रख सकें। तो ये थे कुछ एआई के उपयोग
और कैसे एआई का उपयोग चुनावी प्रक्रिया के दौरान किया गया। आज का एपिसोड यहीं तक। धन्यवाद।